मेरे सामने उपस्थित सभी छात्रों को और विद्या के अर्जन में सम्मिलित नवयुवाओं को मैं अभिवादन करता हूँ। हमारे यहाँ सांस्कृतिक प्रथा है कि पिता साक्षात ईश्वर होता है और हम हमारे वरिष्ठ जिन्होंने देश को इतना अच्छा नागरिक किया, ऐसे पिता का सम्मान करते हुए अभी जो दूसरी चीज बता रहा हूँ। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है पिता सर्वश्रेष्ठ है, किंतु गुरु का दर्जा उससे भी ऊपर है। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप लोग खड़े होकर मेरे साथ एक श्लोक का उच्चारण करें। मैं धीरे धीरे उसके बारे में बोलूँगा। प्रीति मांगिए, आप ये आपके गुरु माता और गुरु पिता है, और गुरु के सम्मान में जो भारतीय संस्कृति में कहा गया है उस श्लोक से मैं इनका अभिवादन करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग स्थान ग्रहण कीजिए। गुरु का आशीर्वाद आपको मिला है। वीडियो काढ ले सर, वीडियो काढायला दिला मला। माता पिता दो या चार, जहाँ तक हो सके आपके सामने को देश को अच्छे नागरिक देते। एक शिक्षक जनार्दन जांगले जी मेरे साथ मेरी बात का समर्थन करेंगे कि देश का शिक्षक 2 या 3 देश को अच्छे नागरिक नहीं बल्कि हजारों अच्छे नागरिक देता है। उस शिक्षक की जिसने अपना सारा जीवन का धन और मन सब कुछ इस पे लगा दिया हो, इस अकादमी पे लगा दिया हो, ऐसे शिक्षक को हमारा देश कभी भूल नहीं सकता। और प्रीति जी और अमित कुमार जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग को शताएं मैं देख तो नहीं पाऊंगा, तो एक आशीर्वाद मिला हमेशा वही बात आप लोगों के लिए बड़े उत्साह से 15 अगस्त 1947 के 5 सप्ताह पूर्व जब मैं इस धरती पर आया, मुझे नहीं मालूम था कि मैं देश को क्या दूंगा। मुझे मालूम था कि देश में जो कुछ समय उपलब्ध है वो मुझे सब कुछ मिलेगा और उससे ज़्यादा मिलेगा। बच्चों, 75 साल पहले 76 साल पहले आप इमेजिन कर सकते हैं भारत की कितनी दुर्दशा लोगों ने कर दी थी। ये वो भारत है जो सोने की चिड़िया कहा जाता था,
आज भी सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया सोने के कने से सिद्धि होती है। वो देश के ज्ञान, विज्ञान, संस्कार, मेजबानी उनसे होती है। विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय कौन से हैं? मुझसे ये मत कहना कि हार्वर्ड है या MIT है। अभी अभी हमारे देश में भूल जाएगी आप, पीछे सुनाई पड़ रहा है आपको? यस। तो आपको ये कहना चाहता हूँ, देश का सबसे पुराने विश्वविद्यालय भारत में थे और आज भी हैं। उनकी गरिमा आज जरूर है यहाँ पर, उनके नाम चाहे मिट गए हों। बहुत लोगों ने भारत के गरिमा को, गौरव को कम बढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि भारत में ऐसे शूरवीर और योद्धा हुए हैं। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, रानी दुर्गावती, और ऐसे नाम गिनूं तो मुझे सुबह से शाम हो जाएगी, क्योंकि यह सभ्यता 21,000 साल पुरानी है। और उसमें ऐसे डिक्टेटर हुए हैं। डिक्टेटर बड़ा सम्मानीय शब्द है। वो डिक्टेटर क्या मैं कहूँ, भगवान राम है। किसी ने उनका विरोध नहीं किया, किसी ने उनकी पॉलिसीज को खराब नहीं किया। एक किसी बेचारे ने कोशिश की थी ये कहने की कि राम उतने अच्छे नहीं हैं, मेरा पुरुषोत्तम नहीं है। भगवान राम ने उसकी बात को भी सुनी। इसीलिए हमारे देश में राम राज्य की कल्पना स्वतंत्रता के साथ पुनः जागृत हुई। और उसी राम राज्य को जब हम सामने रखेंगे तो अपनी कमजोरियों को भी हमें देखना जरूरी है। हम लोग बाद के काल में, जिस समय मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखिए, बहुत अधिक शांति की ओर आगे बढ़ गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ सभी तरह के दंगेबाजी, लफड़ेबाजी सब खत्म हो चुकी थी। इसलिए हमने शौर्य को ध्यान देना थोड़ा कम कर दिया था। किंतु शौर्य के बिना शास्त्र की रक्षा नहीं हो सकती। ये फिर से नाम ले रहा हूँ, आतताई बाहर से आए, उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय को जला दिया। 3 महीने तक ज्ञान किया गया, जलती रही। किंतु जो किताब में होता है उससे ज़्यादा मनुष्य का दिमाग, जो 48 क्रोमोसोम है, जो हमारे गीगाबाइट, जो हमारी विज्ञान की मेमोरी है, उसमें रक्षित भी होता है और उसका विकास भी होता है। आप लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो देश गरीबी में, जहाँ पर औसत आयु 36 वर्ष हुआ करती थी जब मैं पैदा हुआ था 15 अगस्त 1947, वो आज आप लोगों के इतने भाग्यशाली है, औसत आयु 75 साल से ऊपर है। ये किसका प्रताप है? पिछली पीढ़ी जो गुजर चुकी है या जो कुछ बचे हुए लोग उसके आपके सामने खड़े हैं, उन लोगों ने इस कश्ती को बड़ी कठिनाइयों से ऊपर लाकर यहाँ तक आपको स्थान दिया है कि आप गर्व से कह सकते हैं कि आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना ज्ञान भेज चुके हैं। क्या ये प्रगति नहीं है? आयु अपेक्षितता में प्रगति नहीं हुई है। लौकिक शिक्षा या फॉर्मल शिक्षा में सन 47 में जब अंग्रेज छोड़ के गए थे, हमारे देश का औसत शिक्षक 20% था और उस समय आबादी कुल 40 करोड़ थी और 40 करोड़ में से 4 करोड़ देश विभाजन में दूसरी तरफ चले गए थे। हमारे पास 36 करोड़ है। आज हमारी आबादी कितनी है बता सकते हैं बेटे? हाँ, यस 140 करोड़। उसके बावजूद भी हमारा शिक्षा का प्रतिशत देश में अब 20% नहीं रहा। कितना हो गया है? 75%। ये तरक्की भारतीयों के श्रम का प्रतीक है, भारतीयों के श्रम का सम्मान है। और आज इसीलिए विश्व में भारत तीसरी आर्थिक स्थिति बन
संस्था बनने जा रहा है। 5वें तक हम आ चुके हैं। हमारा आर्थिक स्तर क्या था जब 1947 में पैदा हुए थे? उस समय इतना 137 और 180 देश थे। आज 210 देश या पॉलिटिकल संस्थाएं हैं और उनमें हमारा स्थान 5वां निश्चित है। ये हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया के लोग कह रहे हैं। तो हमारे इस श्रम को सुरक्षित रखने का कार्य किनका है? वैसे तो हर नागरिक का है। हर एक को अपने अपने जगह देश को सुरक्षित रखना है। हर एक को अपने अपने जगह पर अपना सर्वोत्तम डिलीवर करना है, अपना सर्वोत्तम पेश करना है। किंतु विशेष रूप से जो लोग रक्षा कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, उन लोगों के ऊपर ये भार आता है कि आप लोग देश के वातावरण में किसी भी प्रकार की अस्थिरता या देश के किसी भी प्रकार का विश्वास या कमजोरी विश्वास की न होने दें और उसमें हम लोगों को सभी जगह से सुरक्षित रखना है अपने आप में। तानाजी मालसुरे और शिवाजी के टाइम पे नेवी बहुत उन्नत थी। हर्षवर्धन के टाइम पर भी नेवी बहुत उन्नत थी। उस समय के ख्याल में वायुसेना की चर्चा जरूर है, किंतु उसकी प्रगति उतनी नहीं हुई। थल सेना में तो एक से एक बड़े बल और योद्धाओं के नाम हैं और उन्होंने यहाँ भी कहा है कि अकेला बल काफ़ी नहीं होता है, बल के साथ बुद्धि भी होनी चाहिए। और बल और बुद्धि के देवता हमारे यहाँ सनातन में जिस तरह से हनुमान जी को माना गया है। जब मौका पड़ा तो छोटा बन के वो निकल गए और जब मौका आया तो उन्होंने पर्वत उठाकर टाइम बाउंड तरीके से दवाई भी ला करके। तो ये जो चीज़ें सीखने की हैं आपको कि देश को जिस चीज़ की जरूरत हो उसको उसके दिल दिमाग और मन से पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपका सपना है, क्या करना चाहते हैं? कोई एक बोलेगा हाँ क्या करना चाहते हैं? थोड़ा एनडीए ओके, बहुत गुड। एनडीए करने से तुम्हें आत्मशांति मिलेगी। फिर किस मजबूरी में तुम एनडीए को अपना सर्वश्रेष्ठ सपना समझते हो? जब तक इग्नाइटेड माइंड्स नहीं होंगे तब तक आपको कार्य में सिद्धि मिलने में देर लगेगी। और वो इग्नाइटेड माइंड्स का मतलब ये है कि आप अपना 360 डिग्री से पूरा फोकस उसके ऊपर करें, एनर्जी को उसके ऊपर केंद्रित करें। मजाल है सफलता आपके कदम नीचे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आज देश में ऊपर से देखने में लगता था पहले इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सीमित रोजगार के पद थे, सीमित थे। किंतु आज आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हो हर जगह आपको ऐसा आनंद मिलेगा जिसको कि मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष कब आता है? जब आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। और इच्छाएं पूरी करने के लिए पहली चीज क्या है? बेटी पीछे से आप बोलो। मैंने सपना देखा, पहली चीज क्या है? सपना साकार करने के लिए। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारे पीछे जो बैठी है ये क्या? अपना नाम बताओ और बोलो। सपने साकार करने का पहला चरण क्या है? इंग्लिश में बोलो। What is the first step to become successful? Your dreams to come true. What will you do? The first thing in your daily life.
कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी लगातार लगे रहना। तो वो बहुत बाद में आता है। सबसे पहले आपको जागना पड़ेगा। सपने में ही रहोगे तो सपने पूरे नहीं होंगे। सपने ही पूरे हो रहे हैं लाने में पहली स्टेप है जागो। और जागो का तात्पर्य यह है कि अरे मैंने ये सपना देखा है, अब इसके लिए तो मुझे क्रियाशील होना है। और क्रियाशील होने का मतलब जो तुम कह रही हो बहुत सही है, मतलब चौथी स्टेप है। उसके लिए अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा। सक्षम बनाने के लिए विद्या अर्जन की जाती है, और विद्या अर्जन करने के बाद हम अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरा तो कद छोटा था, बॉडी कोई स्ट्रांग नहीं थी, तो मैंने पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र छोड़ा। मैं सोचूं कि बड़ा मल्ल हो जाऊं, और अली क्या नाम है वो बहुत बड़े बड़े जो होते हैं कुश्ती लड़ने वाले, दैट वॉज नॉट माई फील्ड, दैट वॉज नॉट माई विश। तो आपको अपने हिसाब से अपनी जो कल्पनाओं को ठोक पीट कर, जैसे मिट्टी को कुम्हार घड़ा बनाता है, ठोक पीट कर अपनी क्षमताओं के अनुसार ढालना होगा। और उस क्षमताओं को ढालने में मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हर साल 200 से 300 विद्यार्थी, 300 से 400 विद्यार्थी देश की रक्षा के लिए अपने आप को सक्षम बनाने आए हैं। Am I right? इनमें से जब सतत प्रयास करो, 24 घंटे उसी के लगन में रहोगे। मैं द्विवेदी जी की बात को घटाना नहीं चाह रहा, बढ़ाना चाहता हूं। किसी को भी ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए कि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसलिए मैं अपने सपनों को साकार नहीं कर सकता। ऐसी बातें सोचना आज के विज्ञान और टेक्नोलॉजी के जमाने में, आज के इस लोकतांत्रिक प्रशासन में गलत। गरीब से गरीब विद्यार्थी जिसको कि राजा का गुरु नहीं पढ़ाता था, आपने नाम सुना है द्रोणाचार्य और एकलव्य का? द्रोणाचार्य का शिष्य नहीं था एकलव्य, मगर उसमें जो टोटल डिवोशन था अपने सपने के लिए, उस चीज में उसने सिर्फ गुरु की मूर्ति रख के और वो महारत हासिल की, वो एक्सपर्टाइज हासिल किया कि जिसके आज तक 7000 साल बाद भी मिसाल दी जाती है। और जब आपको ऐसा शिक्षक मिले जो अपना जीवन तन मन धन यहाँ लगा सकता है, तो वो एकलव्य ने कितना बड़ा कमाल कर दिया। आप लोग एकलव्य से ज्यादा भाग्यशाली हैं जो कि यहाँ इतने डिवोटेड लोगों के बीच में शिक्षा का अर्जन कर रहे हैं। आप लोग एकलव्य से बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। आज आपको सुविधाएं मिलती हैं, बीमार हुआ दवाई मिल जाती है, पैर टूटा एक्सरे हो जाता है, सीटी स्कैन वगैरह तुम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग को जरूरत पड़ती है। मगर ये है आज जो बच्चा पैदा हुआ है उसके पास सुविधाओं का भंडार है, प्राप्त करने की आवश्यकता आप में लालसा होनी चाहिए और आपकी गाइडेंस के लिए लोग अवेलेबल है। तो आपको उन सुविधाओं को जब लेने का बारे है तो मेरे पिताजी मुझसे कुछ अपेक्षा, द्विवेदी जी के पिताजी उनसे कुछ अपेक्षा रखते थे। तो क्या मैं गलत हूँ अगर मैं आप लोगों से उनसे जो अपेक्षा रखते ज़्यादा अपेक्षा रखूँ? पुराने खेल से भी कहा है, हर माँ बाप अपने बेटा बेटी को अपने से अच्छी स्थिति में देखना चाहते हैं। अच्छी स्थिति में क्या आप सिर्फ सोते सोते आ सकेंगे? नहीं, आपको त्याग करना पड़ेगा। उसके लिए भी शास्त्रों में बहुत सरल उपाय बताया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो इंसान को बुद्धि सम्मान की इच्छा होती है, उन लोगों को कुछ
कीजिए, कुछ दोष छोड़ना चाहिए। षड दोषाः हातव्या, 6 दोषों को हातव्या मतलब मारना उसको। षड दोषाः हातव्या पुरुषेण, पुरुष में स्त्री भी आ गई ना, ऐसा मत समझना कि सिर्फ लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए भी लागू है। पुरुषेण है भूतिम इच्छिता, जिसमें अपने को ये देखना चाहता है कि लोग मेरे जाने के बाद भी मुझे याद करें, जैसे लोग आइंस्टीन को याद करते हैं, जैसे लोग आचार्यों को याद करते हैं। आज के आचार्य का बहुत बड़ा भार है, वो भी बताऊंगा। तो ये 6 दोषों में क्या है? निंद्रा, सबसे पहली चीज नींद, उसके बाद दूसरी चीज है तंद्रा। तंद्रा से क्या समझते हो बेटे, बताओ? हाँ, निंद्रा मालूम है। तंद्रा वो जो बिस्तर पर लेटे रहते हैं ना, मैं उठता हूँ 5 मिनट में उठता हूँ, अलार्म को दबा दिया, इसको तंद्रा कहते हैं। जो आधी नींद होती है ना, निंद्रा तंद्रा। भयम क्रोधम, भय, पता है भय क्या कहते हैं? अरे प्लीज टेल इन इंग्लिश सर। ओके, तो भयम, भय क्या है कि सागर का भय, सागर पता नहीं मैं पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मैं पढ़ाई कर पाऊंगा कि नहीं, परीक्षा में मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं। निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम, क्रोध नहीं आना। क्रोध कब आता है? जब प्रोफेसर साहब आपको चिल्ला देंगे, पनिशमेंट दे देंगे, यहाँ से वहाँ से, बड़ा अपने आप को समझता है, देख। तो कभी भी क्रोध की भावना समाज में आपके पास जब आएगी, आपका नुकसान होने वाला है, ये सोचिए। तो निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्य। आलस्य क्या है? आज का काम कल करना है, जिंदगी पड़ी है, आज कल करूँगा, ये जो कल की भावना है, ये आलस्य। और लास्ट है दीर्घ सोचता। अगर आप 25 साल तक सोचते रहेंगे मैं अग्निवीर बनूं या जाऊँ, आपकी उम्र निकल जाएगी, फिर आप जाने लगे नहीं बचेंगे। IAS में जाना हो, फिर वही बात, परीक्षा देने के लिए निकल जाएंगे। तो आपको दीर्घ सोचना जरूरी है। काम करने के पहले, निर्णय लेने के पहले सोचना जरूरी है। और दीर्घ सोचता सिर्फ सोचते ही रहना और काम शुरू नहीं करना, वो गलत है। आपका इतना बढ़िया स्लोगन लिखा हुआ है नीचे, जिसकी मैं तारीफ आपके प्रोफेसर साहब से कर चुका हूँ। और वो स्लोगन है, कोई बच्चे बता सकते हैं क्या तारीफ की हुई है? हाँ बताओ। नीचे कुछ लिखा है दरवाजे के वहाँ पे, उसमें लास्ट वाले will of the human. अरे आप लोग तो रोज आते हैं, तो पहली बार आया और इतना उससे प्रभावित हो गया कि मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ। किसी भी काम को करने के पहले उसको आप स्टार्ट करेंगे और सिर्फ सोचते रह जाएंगे, करूँगा करूँगा करूँगा। स्टार्ट करेंगे, अवश्य वो आपके फेवर में फिनिश होगा। ठीक है सर? तो बच्चों आप लोग उसके ऊपर अमल कीजिए। यू स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट, स्टार्ट योर एक्शंस ऑन इट, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड ऑन इट, एंड देन ओनली देयर इज अ चांस दैट यू विल सक्सीड। बट विदाउट स्टार्टिंग, आज तक किसी का कोई काम पूरा नहीं हुआ। एम आई राइट? कि बिना स्टार्ट के भी काम करे जाते हैं? नहीं। तो आपको थोड़ा बहुत तो सोचना है, बस सोचते सोचते जिंदगी नहीं बिता देना है, आपको उसको अमल में लाना है। उसको भी मैं मराठी में नहीं बता पा रहा हूँ, और आप मेरा भावार्थ समझ गया होगा कि किसी भी काम को सोचा है उसको स्टार्ट भी करो, और स्टार्ट करने में ये 6 बुराइयों से दूर रहो।
आपको सफलता हमेशा मिलेगी। और ये मैं बहुत अच्छा जीवन का सारांश बता रहा हूँ। मुझसे कह दिया था समुद्री पानी से यूरेनियम निकालना, जैसे नमक निकाल के 28 देश 40 साल से उस समस्या पे काम कर रहे हैं और कई देशों ने तो वो काम बंद कर दिया। जर्मनी ने बंद किया, ब्रिटेन ने बंद किया, फ्रांस ने बंद किया, पर एक जापान था जो लगा रहा। और जापान की समस्या ये थी, न उसके पास कोयला है, न तेल है, न यूरेनियम है, किसी भी तरह का एनर्जी सोर्स, जिसको कहते हैं ना ऊर्जा का सोर्स नहीं है, मगर चारों तरफ समुद्र है। तो बड़े अफसोस के साथ वहाँ के एक वैज्ञानिक ने दर्शन दिया, दर्शन तो फिलॉसफी बताई कि हाउ मच lazy we people are. Mother Earth has given us such a big ocean, and this ocean is unlimited source of uranium. And जो समुद्र की लहरें होती है ना, उनका भी ओशनोलॉजिस्ट लोग नाम रख देते हैं। तो वहाँ की जो एक लहर है जो समुद्र के किनारे किनारे आती है, उसका नाम है पुरोहित। तो पुरोहित नहर जो समुद्री वेव है, वो हमारे पास उन्होंने कहा हर रोज और साल में 50 लाख टन यूरेनियम लेके आती है, और उसमें से हमारी आवश्यकता तो सिर्फ 5000 टन है। आज जापान को बर्बाद करने के लिए 20 टन का जो हिरोशिमा और नागासाकी का 20,000 टन, कितना 20,000 टन जो एटम बम गिराया गया था, उससे विनाश हो गए थे दुनिया का। पता है आपको ना, एटम बम का जो पहला प्रयोग हुआ था सेकंड विश्व युद्ध को अंत के समय, आज पाकिस्तान को, जापान को या यूरेनियम 5,000 टन मत दो, 5,000 एक सुई भी वहाँ प्रोडक्शन में नहीं आएगी, क्योंकि एनर्जी के बिना आज की मानव सभ्यता जिंदा नहीं रह सकती। पंखा चाहिए, बाइक चाहिए, कपड़े चाहिए, कहाँ पर ऊर्जा नहीं लगती है, मुझे बताइए किस काम में ऊर्जा नहीं लगती है? टेल में है कुछ चीजों में ऊर्जा नहीं लगती है, सिर्फ व्हाट्सएप देखने में और समय बर्बाद करने में, उसमें भी थोड़ी लगती है, बहुत कम लगती है। और दूसरा, दिमाग को काम करने में ऊर्जा नहीं लगती है। मारुति नजर मारुति को मन को खगराज को वेग लजाएगा। हमारे दिमाग की ऐसी ताकत है कि हम इसी क्षण चंद्रमा पे पहुंच जाते हैं, इसी क्षण हिमालय पे पहुंच जाते हैं। तो दिमाग जो है उसमें ऊर्जा नहीं लगती, तो दिमाग को जिंदा रखने के लिए जो साधन चाहिए, तो ऊर्जा के विकास में यूरेनियम निकालने के, यूरेनियम का प्रोडक्शन बहुत कम है जल में, समुद्री जल में करीब 3% नमक होता है, और समुद्री जल में 3 ppb पार्ट्स पर बिलियन यूरेनियम, दोनों घुले हुए। 3 पार्ट्स पर बिलियन का आपको अगर फिजिकल कंसेप्ट बताऊं तो आप लीटर का एक टैंकर आता है ना पानी का, जो सामान्य छोटा टैंकर है, वो 30 टैंकर समुद्री पानी से भरे हुए हैं। उसके अंदर 1 ग्राम यूरेनियम घुला हुआ है। उसको एक्सट्रैक्ट करना है, वो चैलेंज है, साइंटिफिक चैलेंज है, बहुत बड़ी चीज है। और ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि आप डिफेंस से कनेक्टेड हैं, कि देश की आबादी मान लीजिए 100 करोड़, 1 बिलियन, उसमें देश की आबादी में 3 टेररिस्ट को पकड़ना। अब 3 टेररिस्ट को पकड़ने में आपकी जितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी, जितना पैसा खर्च हो जाएगा, वो नॉन रेमुनरेटिव है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो नॉन रेमुनरेटिव। उसी तरह यूरेनियम में 3 एटम निकालना समुद्री पानी में से, इतना उसमें खर्च हो जाएगा ऊर्जा
कि जितनी ऊर्जा उससे मिलेगी उसके 100 गुना ज़्यादा खर्च हो चुकी होगी। और इस चीज़ को उन्होंने सोच के देशों ने छोड़ दिया, जापान ने नहीं छोड़ा। और भारत ने भी, हमारे यहाँ भी ऊर्जा की कमी है, हमारे यहाँ भी यूरेनियम की बहुत कमी है, तो वो कार्य PRC ने हाथ में लिया, बाई चांस मेरे हाथ में लग गया और उनको 3 साल में सफलता के लिए 0.8 ग्राम यूरेनियम फ्रॉम सी वाटर इकोनॉमिक्स तरीके से निकाल के काकोडकर सर हमारे चेयरमैन हो चुके हैं। नाम सुना काकोडकर का आप लोगों ने? वो तो मराठी भी थे, फिर भी नहीं सुना आप लोगों ने। हम तो बोलते एकमात्र चेयरमैन हुआ है मराठी एटॉमिक एनर्जी का, अभी तक तो नहीं हुए थे। तो काकोडकर सर को मैंने जाके दिया, तो काकोडकर सर ने अपने हाथ से चाय बनाकर मुझे पिलाई। उनकी वाइफ जो है भिलाई गई हुई थी, वाइफ का लड़का वहाँ था और सर्वेंट्स वगैरह थे उनके बंगले में, बट बोले नो सक्सेना, what you have shown to me and given to me in the world no one has given. मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार क्या था? चेयरमैन थे, इतनी प्रशस्ति सुनना, उनके हाथ से बनी हुई ऐसी चाय लेना, मेरे को तो ऐसा लगा कि जैसे मैं स्वर्ग प्राप्त कर गया। और इस कार्य में मुझे अंडमान निकोबार में एक, आपको वहाँ काम किया, एक बैरन आइलैंड करके एकमात्र सुप्त ज्वालामुखी है, बैरन आइलैंड, याद है कुछ आपको इसके बारे में? नहीं। हाँ, तो वो अभी जब अपना यहाँ सुनामी आई थी तो पूरा तो उसमें से धुआं निकला था, जागृत हुआ था। तो उस ज्वालामुखी में मैं जाके फंस गया था, जैसे क्या यहाँ पे पानी में ज़्यादा यूरेनियम है, तो ऐसे हौसले रखने पड़ते हैं, हौसले के साथ जाके। ये मैं आत्मश्लाघा के लिए नहीं कह रहा, मेरा जो होना था वो तो हो गया। ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि दूसरों ने अगर हौसला छोड़ भी दिया आप तभी आप कारगिल पे विजय करोगे, चाहे चीन पे विजय करोगे, तिब्बत को छुड़ाओगे, डोकला में ऐसी जगह पे आप जीतोगे। और ये हौसला जो है, पढ़ाई तो एक चीज, पढ़ाई आवश्यक है, मगर अकेला पढ़ाई में जैसे बिना नमक के दाल में स्वाद नहीं आएगा, बिना तड़के के दाल में स्वाद नहीं आएगा। तो आपको किसी भी हालत में अपना हौसला छोड़ना नहीं है, कितनी भी विकट परिस्थिति आए आपको करियर में, कभी ये मत सोचना कि माँ बाप की सहायता नहीं भेजेंगे। मुझे सारी सहायता इन लोगों ने जिंदा बचाया। एयरफोर्स नेवी कंबाइंड जो वहाँ पर थे इंचार्ज चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ ऑल डिफेंस थ्री फोर्सेस ठकराल था, उन्होंने स्पेशल नाइट विजन वाला हेलीकॉप्टर नहीं था, मुझे रात में पड़े रहना पड़ा वहाँ पे। सुबह 4 बजे सूर्योदय होता है, एक इंदिरा पॉइंट से स्पेशल हेलीकॉप्टर आया मुझे यहाँ से उठाने के लिए, मेरे साथ 3 लोग और थे, आई वॉज हेड ऑफ द टीम। तो वो जो चीज़ है आसपास बड़ा बड़ा कचरा था, मेरे पास थोड़ा सा वो जो जमीनी में साथ में छोटे रबड़ की रोटी चलती थी, रबड़ की रोटी तो वो जो नाविक भी दिए थे आने के लिए, तो उन लोगों ने कहा कि सर आपने इतना हौसला किया, तो हमें सोच रहे थे कि आप लाइबिलिटी बन जाएंगे हमारे लिए, कैप्साइज मेरी जमीन। अच्छा, वहाँ पर स्लोप समुद्र में हल्का खड़ा है, क्विक सेंस मैं ये अलीबाग के जो लोग हैं ना, आसानी से यहाँ खड़ा होना, वहाँ पर जब खड़े होकर पलट गए थे तो छोड़ो उसको, कमर में पट्टा बांध के ना बांध के और फिर उसके लगा इंडियन अगले दिन ही हमारा रेस्क्यू हुआ, उस दिन नहीं हो पाया। तो क्या कहते हैं कि हौसला कठिन परिस्थिति, सैनिक भी हौसला रखता है, आपका तो पेशा है हौसला रखना, मगर हम लोगों को भी हौसला रखना पड़ता है कि मुझे अपने रिसर्च में सफलता मिली। आपने गैलीलियो का नाम सुना है, उसको जहर का प्याला क्यों किया गया था?
बेचारे ने ये कह दिया था कि धरती माता सबको एक समान सोच से नीचे खींचती है। कोई उसकी बात को मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा ऐसा कैसे, हम लोहे का गोला डालेंगे जल्दी आ जाता है, चिड़िया का पंख डालेंगे तो देर लगती है, उसकी जगह उसे बोला नहीं मैं क्यों करता हूँ। पिता की टेढ़ी मीनार भी है, एक इंक्लाइन मीनार है इटली में, तो ऊपर से उसने जब ये डाला तो एक छोटा लोहे का गोला एक बड़ा, दोनों साथ में गिरा। अब उसने कहा क्यों नहीं साथ से गिर रहा है, उसका रीजन है कि हवा का जो रेजिस्टेंस है वो उसको रोक लेता है। तो अभी तक साइंटिस्ट लोग किए हुए हैं ये प्रूव करने के लिए दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे। एक पंख डाला है, एक और डाला छाता है, दोनों बिल्कुल नीचे के पास में आए। तो ये कल्पना प्रश्न होती है जिससे कि आप आगे बढ़े। आइंस्टीन क्यों महंगा है पता है आपको? आइंस्टीन ने पहली बार कहा कि प्रकाश भी उड़ता है। लोग तो सभी यही जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो वाकई सीधी रेखा में चलता है। उसको मोड़ने के लिए अलग तरह की ताकत चाहिए। तो विशेष जब धरती उसको खींचेगी, बड़ा गुरुत्वाकर्षण का मापदंड, सूरज उसको फोटॉन जो है वेटलेस कहते हैं, उनका मास भी होता है, मात्रा भी होती है, वो भी थोड़ा सा होता है। और ये देखा नहीं था, ये उसने सिर्फ कल्पना की थी। और इस वजह से आइंस्टीन के दिमाग का रुख करते खोज होना चाहिए। भैया को बस मेरा अभी हर एक जगह में एक कमर्शियल ब्रेक आता है। ये कमर्शियल नहीं, आशीर्वाद का ब्रेक। पिताजी से देखो तो मैं बोलिए हमारी तो बोलने की हिम्मत नहीं है। छोटा भैया जब कुछ बोलते थे लक्ष्मण जी राम से तो वे चुप रह जाते थे, भाई लक्ष्मण तेज है। तो हमारा छोटा भाई जरूर है लेकिन हमसे आगे, हम भी स्पीकर हूँ, राइटर हूँ, लेकिन हम लोग चुप हो जाते हैं। आजकल जमाना दूसरा आ गया, इसलिए 30 पन है जिंदगी के, 3 पन: लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। तीसरे पन पर आप जाने की तैयारी, मैं जाने की तैयारी रोज कहता हूँ प्रभु से, भाई हमें छुट्टी कर दो, नाली का बिया बना दो, मुझे कोई मतलब नहीं, इंसान बना दो, लेकिन मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये दुनिया की महफिल मेरे काम की नहीं। कई बार हमने अपने लड़के का इन्हें एग्जाम्पल दिया होगा, लेकिन इनकी समझ में नहीं आता। इतना अच्छा बैच आया है अब की बार, 80, 90, 95, 96 लड़कियां कब आ गए। तो मैं ये कहता हूँ जब तुम इतनी पास हो गई हो और हो गए हो तो कुछ यहाँ से देखे जाओ। हम लोग इसी में लगे कि मरो तो अच्छे किसी घर में परिवार में पैदा होगा। बार बार मुझे कोई पैसा पैदा नहीं करना, सब लड़के हमारे यहाँ इन शोर्ट है, मैं इनके साथ रह रहा हूँ। ये बहुत हमें प्यारे थे, अभी बोला होगा। पढ़ने पर जब ये 10वीं में गए तो मैं केवल वहाँ पहुँचा, टीचर हमारे को साथी थे। मैंने उनसे पंडित जी आए, लोग हिंदी पढ़ते थे, वैसे बकरे लगे तो डर गए, ऐसी बात नहीं है। एक लड़का हमारा नाम विकास बनाया, मुझे ये बता दो बैठा कहाँ। चलो ABC 4 क्लास
उस समय 40 कम थी मेरे। ये बीच में बैठे थे, बीच लड़की, मुझे गुस्सा आया। मैंने सारे टीचरों से प्रार्थना की कि आप मेरे बच्चे को मारना, कुछ भी करना, मैं कभी कंप्लेंट नहीं आपसे करने आऊंगा, कहीं भाग जाएंगे, घर से भाग जाने दो। फिर आप इसको कहते कि आगे बैठ जाए और पढ़ाई करें। 2 महीने 3 महीने बाद फिर मैं पहुंचा। टीचर लोग बोले प्रिंसिपल साहब था तो आप बहुत अच्छा, फिर ट्यूशन करा दो। हमने कहा इंग्लिश का होगा, मेन काम था। हमने कहा ठीक है, तो आपके कॉलेज में हो उसे पढ़ते भैया, और तो पैसे होंगे हम देते। जब ये 10वीं पास हुए फर्स्ट क्लास, तो दीनदयाल का बिहार का कॉलेज मैं पिता दोनों गया इसको लेके बड़ी साथ में कि 90% का लड़का है दीनदयाल में, हमारा लड़के का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जब मैं गया तो वहाँ तारीख निकल चुकी। सारे स्टूडेंट कार्ड कर लीजिए, आप आए, हमें बड़ा दुख है, लड़का भी आपका बहुत प्राप्त। लेकिन अब मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। कुछ वैकेंसियाँ ऐसी है जो ऑफिसरों की हैं, उनके बच्चे हैं। आज अमित सर छोटे परिवार में एक बार हमसे और भी कहा था, आप पैसे की चक्कर मत पड़ो, मैं बहुत पैसा बचाऊँ। चलो भाई, आया पार्टी बंगलौर जाकर ट्रेनिंग करी, आए, अपने काम शुरू हो गया, सारा घर चलने लगा। शिष्ट लड़का ये था, 4 लड़कों में सबसे शिष्ट। अभी भी आपके सामने भी बोलता होगा तो आप लोग देखते रहिए कि आप इनकी बात को पार नहीं सकते। हर तरीके से आपको ये प्लीज कर देगी। ये भी आप तो मैं सब कुछ कहता। हमारे छोटे भाई ने आपको इतना अमृत बरसाया कि तुम नहा गए, लेकिन पाओगे कुछ नहीं। बुढ़ापे पर ही तो आदमी को अकल आती है, तब आदमी निग्लेक्ट कर देता। जब बूढ़े आदमी है, जब बूढ़ी औरत है, अरे वाह, जवानी में रही, लड़कपन में रही, अब बूढ़े पे कहाँ यह चलेगा। हमारे टाइम इज्जत होती थी, बड़े बूढ़े थी, इनके टाइम होती थी। आज इन्होंने बहुत अमृत दिया है। शायद बच्चों अगर आपके दिमाग में पड़ जाए तो सारे बच्चे 95% मैं अपने भाषण को विराम दे रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। फिर कोई अगली मीटिंग लगेगी तो बड़े भैया से पहले मैं बोल जाऊंगा और जो रहा बच्चा होगा वो ये समझाएंगे। बहुत माइंडेड आदमी, बहुत माइंडेड आदमी अमेरिका में जब विवेकानंद गए, उनसे लास्ट एक ही पूछी गई, क्या आप ये बता सकते हैं कृष्ण के साथ इतने करोड़ जो रहती थी अब सिद्ध कर सकते हैं? हाँ, देश एक जगह है, वहाँ नदी थी, अमेरिका हो गए, उन्हें कल 8:30 बजे आप लोग उस नदी पार, उन्होंने घंटा काट दिया, पब्लिक की झुकी 10 कदम वो पीछे बढ़े। अब पब्लिक तो आगे बढ़ेगी जब थे 1 किलोमीटर हो गया तो उन्होंने कहा आप कहाँ आ गए, जरा देखो। तो पब्लिक ने पीछे देखा, मुझे मालूम नहीं पड़ा 1.5-2 किलोमीटर आ गए। तो वो कुछ कह लेते थे, कुछ के बाद पीछे बढ़ जाते। वो गाड़ी के अंदर रास्ता आपको तो समझने की हुआ को चुप पहचानता है, कभी उल्लू की उल्लू जानता। उल्लू की भाषा आराम नहीं जानता है, चिड़िया होती है जिसको आप क्या कहते हैं हुआ हुआ, वो अपनी भाषा में बोलता है कि उसकी शिकार आ गए। वो बुलबुल एक चिड़िया होती है, वो उसको शिकार करता। तो मैं आगे नहीं बोलूँगा, आगे से बताऊँगा। लोग खाने आने का टाइम है। कैप्टन साहब धन्यवाद। ये
बच्चों पुरातन की काफ़ी बातें कही और पुरातन से जो ज्ञान मिला, कुछ लोग मिले, उनकी भी थोड़ी बहुत चर्चा कर ली। आप लोगों को इच्छा हो तो कभी भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मुझे आप लोगों के बीच रह के मेरी उम्र 10 साल कम और उम्र 10 साल ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपकी जो उत्कंठाएँ हैं, आपकी जो इच्छाएँ हैं, वो हमारे ज़माने की इच्छाओं से अलग है। इस समय आपको टेक्नोलॉजी, इस समय आपका साइंस और आने वाले दशक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सामना करना पड़ेगा। सामना ही करना नहीं, उसमें आपको योगदान भी देना है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत खतरनाक है, क्योंकि उससे अपने आप को बचाना भी आपको पड़ेगा और उसमें कंट्रीब्यूशन भी आपको देना पड़ेगा। आपकी आवाज़ मैं वैसे की वैसे जो चाहूँ उल्टा सीधा बोल के आपको बदनाम कर सकता हूँ, आपके फोटो दिखा के। ये बहुत छोटे एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे बहुत बड़ी चीज़ है और उसके बारे में आज समय नहीं है, नहीं तो मैं आपसे थोड़ी चर्चा करता, किंतु आपको ये बता देता हूँ कि अभी से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने में उसका कैसा व्यवहारिक प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में भी जागृत रहिएगा। हर क्षेत्र में आपको काम आएगा और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आप लोग शतायु हैं और जिस तरह से मैं आज आपके सामने आप भी यहाँ खड़े होकर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे और मैं तो आप लोगों का उत्कर्ष नहीं देख पाऊँगा, और मैं आज ही कल्पना कर रहा हूँ कि आप लोगों का भविष्य बहुत 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 उज्जवल है। जय हिंद।